ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं अपना ट्वेल्थ मैथ्स का मॉडल पेपर सॉल्व करने। अब चूँकि 2 ही दिन बचे हैं, 4 और तारीख तक आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, बाकी लेक्चर्स सारे रिकॉर्डेड हैं और 4 तारीख से पहले आपको कंप्लीट मैथ्स का लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो हम लोग जो करेंगे वो अब मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जैसा कि सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है सेम पैटर्न पर, और मॉडल पेपर भी उन्हीं का दिया हुआ है। और आज हम लोग ये करेंगे, उसके बाद और मॉडल पेपर्स मैं अपनी तरफ से बना कर लाऊंगा सेम पैटर्न पर, बस लेबल्स थोड़ा ऊपर नीचे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर का सलूशन। तो एक बार मैं आपको एग्ज़ामिनेशन का खाका आपको दे दूं, तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा एंड 100 मार्क्स के होंगे। ये बात आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए हो रही है। 100 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का होगा, जिसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा पेपर को थॉरली स्टडी करने के लिए, पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। अब वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं और जैसे पेपर मिला तुरंत फाड़ के करना शुरू। ऐसा आपको नहीं करना है। वो जो 15 मिनट है वो आपको इसलिए दिया जाता है कि आप थॉरली पेपर को स्टडी करें अच्छे से, और उसमें से जितने भी आपके डोमेन के क्वेश्चंस हैं, मीन्स बिना सोचे जिसको आप कर डालेंगे, मीन्स 100% श्योरिटी आपको जिस पर है, आप फटाफट उसको टिक कर लें। और जब आप ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिस पर आपका कॉन्फिडेंस है, और जब 2-4 क्वेश्चन आपके लगातार अच्छे से होते चले जाते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इससे फ़ायदा भी क्या होगा, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो भी होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग वहाँ से करना है जो क्वेश्चंस आपके डोमेन में हो, आप 100% उस पर श्योर हो। ठीक है, तो वो 15 मिनट बहुत ही क्रूशल होते हैं, उसको लाइटली नहीं लेना है। आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है और अपने डोमेन के क्वेश्चंस को, अपने कॉन्फिडेंट के क्वेश्चन को, उसको टिक करके और उन्हीं से स्टार्ट करना है। नो मैटर कि वो लास्ट क्वेश्चन है कि मिडिल का क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से ही स्टार्ट करें तब अच्छा इंप्रेशन होगा। आपका आंसर जो है बिना कट पिट के वो शुरुआत से अच्छे से दिखना चाहिए, अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर का सोल्यूशन। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो MCQ टाइप का है। पहले के क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट हैं नियरली, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है मैं आपके लिए रीड करता हूँ, उसके बाद वाइट बोर्ड पर लिखूंगा भी। फर्स्ट का A पार्ट है, सपोज दैट द फंक्शन डिफाइंड एज fx बराबर 3x इज 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 नॉट ऑन टू। मीन्स आपको फंक्शन की इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी ये सब चेक करनी है। ठीक, तो आइए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। ये फर्स्ट का आपका A पार्ट है। ठीक, इसमें दिया है सपोज दैट द फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 3x। सपोज दैट function is defined as fx equals to 3x, जहाँ पर जो f का डोमेन और रेंज है वो दिया है आपको R से R में। डोमेन भी R है और को डोमेन भी R है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये 1 होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है f is 1 ऑन टू, 1 ऑन टू। सेकेंड ऑप्शन को आपको दिया है मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू। थर्ड ऑप्शन आपका है 1 बट नॉट ऑन टू, 1 बट नॉट ऑन टू। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है नाइदर 1 नॉट ऑन टू, ना ही 1 है ना ही ऑन टू, नाइदर 1 नॉट
तो ये सिर्फ आपका मॉडल पेपर का सोल्यूशन ही नहीं है, हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड उसके नेबरहुड में इंक्लूडिंग द क्वेश्चन हम पूरे कंसेप्ट को भी देखते चलेंगे। इससे आपका पूरा एक तरह से समझ लीजिए मैथ्स रिवाइज हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट ओनली द सोल्यूशन ऑफ द मॉडल पेपर, इट्स आल्सो गिव्स यू कंसेप्चुअल क्लियरिटी, मीन्स अ रैपिड रिवीजन। ठीक, तो अब देखिए इसमें 1 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, हर चीज़ आ गई, हर एक शब्द यूज़ हो गए। तो यहाँ से तुरंत हम समझ सकते हैं कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है। 1 1 के लिए कंडीशन होती है, क्या होती है कि अगर किसी दो एलिमेंट का इमेज सेम है तो एलिमेंट्स अगर बराबर हो जाते हैं तो भैया हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। सही बात है। तो क्या ऐसा यहाँ पर हो रहा है, अगर fx1 बराबर fx2 है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, 3x1 बराबर 3x2 अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो क्या आप यहाँ से x1 बराबर x2 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। ठीक, अब ऑन क्या होता है, किसी मैप को ऑन कब बोलते हैं, और अगर 1 1 नहीं होता है तो उसको मेनी 1 बोलते हैं। तो जब फंक्शन 1 1 हो गया तो मेनी 1 का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मेनी 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो 1 1 नहीं होता उसको मेनी 1 बोलते हैं। ठीक, एक ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। अब ऑन फंक्शन क्या होते हैं, ऑन फंक्शन वो होता है कि अगर हम को डोमेन में कोई एलिमेंट लेते हैं, ये y इधर वाले r में है, तो हमको कोई ना कोई x लेफ्ट हैंड साइड में मिलना चाहिए, कैसा कि fx बराबर y हो जाए। ठीक, तो हम एक y यहाँ पर ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू r। अब अगर y r में है, हम यह मान लेते हैं कि कोई ना कोई x हमको r में मिलेगा, कैसा मिलेगा कि fx बराबर y हो जाए। अब इस x की एग्जिस्टेंस हमको दिखाने की, जो x होगा वो r में रहने के लायक है, r में वो होगा। तो अगर fx बराबर y है तो यहाँ से 3x बराबर y आ जाएगा और x बराबर y बाई 3 आ जाएगा। तो अगर y r में है तो y बाई 3 भी r में होगा, y कुछ भी हो तो ऑन टू भी हो गया। मीन्स हर एक y के लिए y बाई 3 हमको मिलेगा कि f ऑफ y बाई 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई बाई 3 मीन्स y हो जाएगा। क्लियर, तो ऑन टू भी हो गया, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो गया। और ऐसा फंक्शन जो ऑन टू नहीं होता है उसको इनटू बोलते हैं। इस तरह से सारे फंक्शन के हमारे डिफिनीशन भी क्लियर हो गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट कहता है कि इफ़ आर इज़ अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर ए बी, आर इक्वल्स टू आपकी करली ब्रैकेट में ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2। ठीक, सिर्फ रिलेशन को लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होगा। 1 का बी है। ठीक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर एक रिलेशन डिफाइन किया है, और वो कैसा है, इसमें वो सारे ए बी हैं सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2, जहाँ पर बी पर कंडीशन है कि वो 6 से बड़ा है, वह 6 से बड़ा है, ये दिया है। तो आपको बताना है, पहला है कि 2,4 आर में होगा, आर रियल नंबर वाला नहीं है, रिलेशन वाला है, 2,4 आर में होगा। बी ऑप्शन आपको दिया है 3,8 आर में होगा, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। सी ऑप्शन दिया है 6,8 आर में होगा, और डी ऑप्शन आपको दिया है 8,7 आर में होगा। तो भैया आप बताइए इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी सेकेंड कोऑर्डिनेट 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये ख़त्म हो गए, वो तो हो ही नहीं सकता। अब बी कोऑर्डिनेट ऐसा होना चाहिए कि अगर उसमें से हम 2 माइनस करें तो ए वाला मिल जाए। तो इसमें से आप 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ये वाला नहीं मिलेगा। इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, नहीं मिलेगा। बट इसमें से अगर 2 माइनस करेंगे तो पहला वाला मिल जाएगा, तो ऑप्शन। तो कभी कभी ऑप्शन से भी आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। चलिए 1 का सी वाला देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, एक्स ई एक्स का
इंटीग्रल निकालना है, एक्स ई एक्स का इंटीग्रल निकालना है। तो आपको ये तुरंत देख के लग रहा होगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, मीन्स इंटीग्रल बाय पार्ट का फार्मूला लगाना है और किसको पहला किसको दूसरा फंक्शन मानना है। इसके लिए हमने आपको रूल बताया था आई लेट रूल। आई लेट रूल, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है कि किसको पहला फंक्शन मानना है। तो आपका अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, तो आपको अलजेब्राइक फंक्शन मीन्स एक्स को पहला फंक्शन मानना है। तो मान लीजिए एक्स को पहला फंक्शन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ होल फंक्शन। ये आपका इंटीग्रल बाय पार्ट का फार्मूला होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रल होगा वही हो जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये क्या आ गया, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। मीन्स यहाँ से एक्स आप कॉमन ले सकते हैं ई की पावर एक्स को, तो ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 प्लस सी आ जाएगा। यही आपका इंटीग्रल हो जाएगा, जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, इसमें प्लस सी नहीं जोड़ते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट के फार्मूले में। ये आपका हो गया तीन पार्ट हो गए आपके पहले क्वेश्चन के। डी वाला देखते हैं क्या है। डी आपको ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है वो मैं आपके लिए लिखता हूँ, 1 का डी। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स 2 दे दिया है, -3 dy बाई डी एक्स प्लस वाई, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसका आपको ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितनी बार आया है वो आपको ऑर्डर बताता है। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। अगर डिग्री भी पूछता तो ऑर्डर के पावर में जो होता है डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका होल पावर कितना है, 1। जहाँ से ऑर्डर आएगा उसी का पावर डिग्री आएगा, तो इसका होल पावर 1 है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव मीन्स मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएशन इसमें प्रेजेंट है वो ऑर्डर देता है, और जो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका जो होल पावर होता है वो डिग्री देता है। जैसे अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाती, 2। अगर इसकी होल पावर 3 होती तो डिग्री 3। इस तरह से होता है, ठीक। चलिए, ई ऑप्शन क्या, ई वाला क्वेश्चन क्या है। ई आपका वेक्टर से रिलेटेड है, 3D से आ गया है। इसमें 2 वेक्टर्स दिए हैं और बोल रहा है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसमें एक स्केलर इन्वॉल्व है, उसकी वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक। तो जो पहला वेक्टर दिया है 2y कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यह पहला वेक्टर है। और जो दूसरा वेक्टर दिया है i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप, ये 2 वेक्टर्स आपको दिए हैं और जानकारी क्या दी है कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अगर वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, मीन्स इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। और डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, i का i से 2, j का j से -4, k का k से लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हो गया। लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 5 पार्ट्स थे, 5 हमने कर लिए और 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, बहुत ही आसान था, ठीक। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आते हैं, बस आपको बेसिक डिफिनीशंस क्लियर होनी चाहिए, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी 5 पार्ट है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है सारे 1-1 नंबर वाले भी चल रहे हैं। पहला भी 1-1 नंबर का था और ये भी 1-1 नंबर का ही है। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। दूसरे का पहला पार्ट है
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3। प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से आती है? प्रिंसिपल ब्रांच से आती है। और कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? R से 0 से 2 पाई 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। ठीक, ये जो यहाँ पर जो वैल्यूज़ मिलेंगी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, उसको प्रिंसिपल वैल्यू और इस फंक्शन को प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। मुख्य शाखा है ये। ठीक, मीन्स इतने को ही देखकर हम पूरे फंक्शन के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोला जाता है। ठीक, मीन्स इसको ऐसे तरीके से हमको कन्वर्ट करना है कि जो इस पर लगने के बाद एंगल आए वो 0 से पाई के बीच में हो। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दोज रियल नंबर फॉर विच कॉट इनवर्स सपोज x, कॉट इनवर्स x मस्ट बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो आप देखें यहाँ पर हमको क्या दिया है? कॉट इनवर्स -1/√3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स माइनस ऑफ कॉट π/3, tan 60 √3 होता है तो उसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ माइनस को अंदर कर देते तो -π/3 आ जाता, लेकिन वो इसमें नहीं बिलोंग करता, मीन्स वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं देता हमको। तो हमको क्या करना है? इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ दिस नेगेटिव कि हमारा जो एंगल है वो इसमें आ जाए। तो आप देखिए हम माइनस को अंदर करते हैं, cot -π/3। ठीक, नाउ वी हैव टू एलिमिनेट दिस माइनस एनी हाउ। तो आपको पता होगा जो कॉट फंक्शन होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। मीन्स अगर हम इसको ऐसा लिख दें पाई -π/3 तो इट विल बी -cot π/3 सेम एज दिस। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स cot 2π/3। नाउ 2π/3 इज बिटवीन 0 to पाई, 2π/3 इज लेस देन पाई, सो द प्रिंसिपल वैल्यू विल बी 2π/3। ठीक, इतना हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि -π/3 इसके प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग नहीं करता था। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। बी वाला देखते हैं क्या है, 2 का बी। ये कहता है सो दैट द फंक्शन f(x) बराबर mod x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक, सो दैट f(x) बराबर mod x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो आप बताइए मॉड फंक्शन आपको पता होगा कैसा बनता है? ऐसे बनता है। ये f(x) बराबर mod x का ग्राफ है। क्या ये आपको कहीं भी डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है? ये आपको ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, जितनी बड़ी आप वैल्यू x की लेंगे और इधर भी बढ़ता जाएगा सेम मैनर में। तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है। आपको सिर्फ x बराबर 0 पर दिखाना है, लेकिन आप इसको हर जगह कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं। तो मैं इसको इन जनरल आपके लिए कंटिन्यूअस दिखा देता हूँ। मीन्स x की वैल्यू मैं इन जनरल कोई भी रियल नंबर ले लेता हूँ और उसी मैनर में आप x बराबर 0 पर इसको कंटिन्यूअस दिखा देंगे। चलिए मान लीजिए x बराबर a पर हमको इसको कंटिन्यूअस दिखाना है। अब a पर्टिकुलरली आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे इस केस में 0 दिया है तो मैं जहाँ जहाँ x बराबर a लिया हूँ आप x बराबर 0 ले लेंगे, मीन्स a की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए उस पॉइंट पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से कंप्यूट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन होती है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h क्या हो जाएगा? मॉड a माइनस h, और इसमें h बराबर 0 रख देंगे तो आप मॉड a आ जाएगा। ठीक है, मॉड a आ जाएगा।
अब देखिए आर राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, आप इसको दो पार्ट में भी तोड़ सकते हैं। एक आप ए को पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक, मान लीजिए ये पॉजिटिव के केस में दिखा रहे हैं एंड सिमिलर मैनर में नेगेटिव केस के दिखा देंगे और एक केस बना देंगे x बराबर 0 पर, ये ज़्यादा आसान होगा, ठीक। अब जब ए हमारा पॉजिटिव है तो ये ए के बराबर ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए राइट हैंड लिमिट दिखाते हैं। और हाँ, ध्यान रहे यहाँ पर h ऐसा चूज़ करना है कि a माइनस एच भी पॉजिटिव ही रहे, डोमेन चेंज ना हो। ये सब काम हम लोग कर चुके हैं जब कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ a प्लस h हो जाएगा, ठीक, और फिर भी मॉड a ही आएगा और a ही आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई और फंक्शन की वैल्यू a पर क्या आएगी, मॉड a ही आएगी। तो a बराबर a ग्रेटर देन 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब बराबर हो गए। ऐसे ही जब हम x को a लेंगे और a हमारा 0 से छोटा होगा तो a प्लस h भी हमारा 0 से छोटा ही चूज़ करेंगे और सिमिलर मैनर में हो जाएगा हमारा। तो यहाँ भी तीनों बराबर हो जाएंगे। और 0 के केस में तो बहुत आसान है, इसमें किसी भी एक केस में जहाँ जहाँ हमारा a लिखा हुआ है आप वहाँ 0 रख दें तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा थ्रू आउट द रियल नंबर, नॉट ओनली ऑन दिस पॉइंट बट थ्रू आउट द रियल नंबर, ठीक है। ये भी हो गया। चलिए तीसरा सी पार्ट इसका आते हैं, क्या है सी पार्ट कह रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड पावर। पावर मीन्स डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस dy dx बराबर 0, माइनस y dy dx बराबर 0, ठीक। चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको आर्डर और डिग्री बताना है। तो भैया आर्डर क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिफाइन किया था कि जो मैक्सिमम बार जितनी बार आपका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, आर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव भी आपका क्या कहलाता है, आर्डर कहलाता है। तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर आपका 2 हो जाएगा। और जहाँ से आर्डर आता है उसी का जो होल पावर होता है वही डिग्री बनती है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस इतना आपको बताना था, एक नंबर में तुरंत आपको एक नंबर मिल गया, ठीक। चलिए अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, अब एलपीपी का क्वेश्चन आ गया है, छोटा सा ही है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कांस्टेंट। एक कांस्टेंट में रिस्ट्रिक्शन आपको दी हुई है, 2 का डी पार्ट है। 2 का डी पार्ट क्या, पूरा क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर आपको दिया है, इस z को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जिस फंक्शन को हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वह फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो ये जो z बराबर 3x प्लस 4y दिया है ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट, सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट्स मीन्स रिस्ट्रिक्शंस, कि किस रीजन में हमको निकालना है। x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, ये पहला रिस्ट्रिक्शन हो गया। और जो दूसरा और तीसरा है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये एलपीपी का प्रॉब्लम है। एलपीपी से रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस आपको मैं बता देता हूँ। तो जिस फंक्शन को हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है
वह फंक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक, तो z बराबर जो भी दिया रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। MCQ में पूछ सकता है कोई, इसमें वो नहीं है बहुत बड़ी चीज़। ठीक, और जो ये कंडीशंस दिए रहते हैं इनको रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं या कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। इन रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग आपको इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक प्रॉपर वे होगा आपका लिखने का, मैं इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करता हूँ कैसे आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना है। आंसर शीट में लिखना है, पेपर में नहीं लिखना है, पेपर में क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक, हाउ टू राइट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन द आंसर शीट। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो स्टार्टिंग करना होता है वो गिवन दैट से आपको पहले एक्सप्लेन कर देना है क्या क्या आपको दिया है और क्या आपको करना है। तो गिवन दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसी वे में एकदम सिमिलर आपको लिखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको क्या दिया है, z बराबर 3x + 4y। ठीक, इसको आप कुछ इक्वेशन का नाम दे देंगे, 1 मान लेंगे, ताकि बाद में अगर यूज़ हो तो सीधा हम फ्रॉम फर्स्ट कह दे, काम हमारा हो जाए। एंड कॉन्स्टेंट्स क्या दिया है, x + y ≤ 4 एंड x is greater than or equals to 0 एंड y is greater than or equals to 0। इतना आप करेंगे काम। उसके बाद हमको क्या करना होता है, फॉर फिजिबल रीजन मीन्स हमको जिस रीजन में काम करना है, फॉर फिजिबल रीजन हमको इन सब कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए तुरंत x और y एक्सिस ड्रा करेंगे। और ग्राफ किसका बनता है, कॉन्स्टेंट्स का बनता है। ग्राफ हमारा कॉन्स्टेंट का बनता है, रिस्ट्रिक्शंस का बनता है। तो रिस्ट्रिक्शंस को बनाने के लिए जो पहला हमारा ग्राफ होगा वो x + y = 4 का होगा। और उसके बाद ये तो रीज़न दिया है कि ये इसका क्या मतलब हुआ कि हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो x + y = 4 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये जो होगा वो x एक्सिस को 4,0 पर कट करेगा, क्योंकि x एक्सिस पर y = 0 होता है, इसमें y = 0 रख देंगे तो x = 4 आ जाएगा। सिमिलरली y एक्सिस पर इंटरसेक्शन निकालने के लिए x = 0 रखेंगे तो y = 4 आ जाएगा, मीन्स y एक्सिस को 0,4 पर इंटरसेक्ट करेगा। अब इन दोनों को मिला देंगे, ये हमारा ग्राफ बना। अब हमको जो करना है x + y ≤ 4 मीन्स इस ग्राफ के नीचे ही हमको रहना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन हो जाएगा। ठीक है, फिजिबल रीजन हो जाएगा। अब फिजिबल रीजन हमको मिल गया तो आपको पता है जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है मीन्स वह सारे पॉइंट्स जहाँ पर हमारा फंक्शन चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, ऐसे पॉइंट्स जिन पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो उनको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो थ्योरम है आपका वो कहता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हमेशा कॉर्नर पर मिलते हैं। तो यहाँ पर एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है और ये तीसरा कॉर्नर है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हमेशा कॉर्नर पर मिलते हैं, बाउंड्रीज पर मिलते हैं। ठीक है, अब देखो या तो मैक्सिमम यहाँ होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो z की वैल्यू तीनों पॉइंट्स पर निकाल लेते हैं। अगर 0 0 लें, अच्छा जिस मैनर में लिखना है आपको उसी मैनर में लिखाते हैं। इतना बनाने के बाद आपको क्या लिखना है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, z बराबर क्या था 3x + 4y था, z बराबर 3x + 4y था। तो इसमें आप x y की वैल्यू एट 0 0 क्या हो जाएगा, z बराबर 0 हो जाएगा। एट 0,4 क्या हो जाएगा,
z बराबर 16 हो जाएगा एंड एट 4,0 z बराबर 12 आ जाएगा। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू z की कहाँ मिल रही है 0,4 पर, तो यह आपका मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का हो जाएगा। बस यही सलूशन हो गया। ये समझाने में टाइम लगा, आपको जब पता होगा तो आप फटाफट 2 या 3 मिनट में पूरा काम कर डालेंगे। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पर आते हैं, 2 का ई पार्ट। बहुत आसान प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सेकंड का ई, इसमें आपको पी ए दिया है, पी भी दिया है। या क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं ताकि आप भी लिख लें अपनी नोट्स में। इफ़ पी ए बराबर समथिंग एंड पी बी बराबर समथिंग दिया है आपको 7/13 9/13 7/13 एंड 9/13 ये दिया है आपको। एंड पी ए इंटरसेक्शन बी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको दिया है 4/13। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए बाई बी। देन फाइंड पी ए बाई बी। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप इसका? गिवन दैट पी ए बराबर दिस, पी बी बराबर दिस एंड पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिस, तीनों जानकारी आप देंगे। नाउ तीनों आपको यहां लिखना है। जो पी ए बाई बी होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए के होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन बी हैड ऑलरेडी डन, बी हैव बीन डन, बी हो चुका है, तब ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके अकरेंस की, उसके होने की। तो इसका जो फार्मूला होता है आपको पता होगा, वो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करता है दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी और पी बी रिप्रेजेंट करता है बी के होने की प्रोबेबिलिटी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या दिया है 4/13 और ये डिवाइड होगा 13/9 हो जाएगा, तो 4/9 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक, बस इतना सा एक लाइन का था, 1 लाइनर क्वेश्चन था। ठीक, आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन आपसे पूछा है। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ ए बराबर 1,2 एंड बी बराबर 3,4 देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन 3 का, इफ ए बराबर 1,2 एंड बी बराबर 3,4 ये आपको दिया है, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, इसीलिए मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपके सामने अगर मॉडल पेपर नहीं है तब भी आपको क्वेश्चंस पता चले। नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड ये आपको निकालना है। ये निकालना है आपको। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका। बहुत छोटा 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो हमने आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है किन्हीं दो सेट के बीच में वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन मिलेंगे। ठीक, अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है वो 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो भी 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 2 × 2 मीन्स 4 हो जाएगा। अब किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं
तो उसके कितने सबसेट बनते हैं, 2 की पावर 4। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पावर सेट मीन्स सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, 2 टू दी पावर 4 मीन्स 16। तो कितने रिलेशन मिलेंगे, टोटल 16 रिलेशन मिलेंगे, 16 रिलेशन, 16 संबंध आपको आप डिफाइन कर सकते हैं ए और बी के बीच में। ठीक है भाई, हमने बताया था अगर ए में आर एलिमेंट हो, बी में एस एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाता है, 2 की पावर आर एस, 2 की पावर आर एस, तो 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 में 16। ठीक, वन लाइनर क्वेश्चन था, ये भी हो गया। बी पार्ट पर आते हैं इसके, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर a sin x प्लस b cos x आपको दिया है, दिखाना है कि d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। बी पार्ट है इसका, इफ y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, देन सो दैट एक लाइन का क्वेश्चन है ये भी, d2y बाई dx2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपको दिखाना है, d2y बाई dx2 प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक, और ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं और 2 लाइन भी नहीं लिखना पड़ रहा है आप लोगों को, तो आप लेवल इसका समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। अब y बराबर क्या दिया है, सलूशन में ऐसे आपको लिखना है, गिवन दैट y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ये आपको दिया है। ठीक, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले आप एक बार करेंगे dy बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा, a इज अ कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, साइन का cos, और cos का माइनस साइन होता है तो माइनस b sin x आ जाएगा। ठीक, एक बार इसी को और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, तो d2y बाई dx2 हो जाएगा, और ये फिर से माइनस a sin x और माइनस b cos x हो जाएगा, क्योंकि साइन का cos और cos का माइनस साइन होता है। ठीक, अब ये आप अगर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये माइनस ऑफ y लिखा हुआ है, जो y की वैल्यू आपको दी है, आप y को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, d2y बाई dx2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। बस यही आपको प्रूव करना था, 2 लाइन का 2 लाइनर। ठीक, बहुत ज़्यादा टिपिकल काम नहीं था, 2 नंबर आपको मिल गया। और आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन। ठीक है, 2 वेक्टर्स आपको दिए हैं, आपको उनके बीच का एंगल बताना है। वेक्टर्स क्या हैं, थर्ड का सी पार्ट जो है, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन। जो पहला वेक्टर आपको दिया है वो है आपका आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और जो दूसरा वेक्टर आपको दिया है वो आपका है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये आपको 2 वेक्टर्स दिए हैं, आपको इनके बीच का एंगल बताना है। तो अगर किसी भी दो वेक्टर्स हमको दिए हैं तो उनके बीच का एंगल कैसे डिफाइन होता है, cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b, यही फार्मूला होता है। तो a डॉट b दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i का i कंपोनेंट के साथ, j का j कंपोनेंट के साथ और k का k कंपोनेंट के साथ। ठीक, तो i का i से करेंगे 3, j का j से करेंगे तो +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +3 हो जाएगा। a का मॉडुलस क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसका मॉडुलस क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 3 3 6 4 10, और ये 9 प्लस 4 13 1 14, 14 इंटू रूट 14 14 हो जाएगा, मीन्स 5/7 आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 5/7, एंड थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स
5/7, ठीक, यही आंसर हो जाएगा आपका। दैट विल बी द आंसर। ओके, ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी का फिर से है, या आप क्वेश्चन पेपर करते समय आप ये स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं कि आप टॉपिक वाइज सलूशन दें। मीन्स अगर डेरिवेटिव का है तो आप पहले जहाँ जहाँ भी डेरिवेटिव पूछा है डेरिवेटिव का दे दें, फिर जहाँ जहाँ इंटीग्रल से है आप इंटीग्रल का सलूशन दे दें, जहाँ जहाँ रिलेशन से है आप रिलेशन का सलूशन। दैट कैन बी ए स्ट्रेटजी, नेसेसरी नहीं है या बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आपको हो सकता है कि क्वेश्चंस को ढूंढने में भी टाइम लग जाए। तो ठीक है, आप ऐसे ही दें तब भी ठीक है, वो तो अपने अपने स्ट्रेटजी की बात है, अपने अपने थिंकिंग की बात है कि यह भी एक तरीका हो सकता है आंसर करने का। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन है आपका उसमें थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो मैं बोल रहा हूँ आप क्वेश्चंस को लिखते चलेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप लिखेंगे। ठीक, जो डाटाज नेसेसरी होंगे मैं उसको वहाँ पर लिखूँगा। अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। एक प्रॉब्लम है मैथ्स का जो 3 बच्चों को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बाय देम आर 1/2, 1/3 एंड 1/4। अगर बच्चों को मान ले ABC है, बच्चों का नाम, स्टूडेंट्स का नाम ABC रख दिया जाए, तो जो PA है 1/2 है, PB है 1/3 है एंड PC है 1/4। पहले बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे का 1/3 एंड तीसरे का 1/4। इफ ऑल 3 स्टूडेंट्स आर ट्राई देयर बेस्ट, इफ ऑल द स्टूडेंट्स ट्राई देयर बेस्ट, सभी अपना बेस्ट देते हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो यहाँ पर बेस्ट वगैरह से कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, बेस्ट ट्राई करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको ये बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब वो चाहे जिसके द्वारा हो जाए, पहला कर दे दूसरा तीसरा ना कर पाए, दूसरा कर दे पहला तीसरा ना कर पाए, तीसरा कर दे पहला दूसरा ना कर पाए, या तीनों कर दें या कोई 2-2 करे, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, बस ये मैटर करता है। और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसकी आपकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ठीक, प्रॉब्लम आपको एक दिया है, 3 बच्चे हैं ABC, जो A की प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा वो 1/2 है, B की जो प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा वो 1/3 है, एंड सिमिलरली PC कितना है 1/4। PC इज 1/4। तो आपको बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मीन्स या तो A कर दे, या तो B कर दे, या तो C कर दे, कोई ना कोई कर दे इसको, मीन्स A यूनियन B यूनियन C निकालना है। और आपको ये भी ध्यान रहे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पहला कर देता है उसका दूसरे तीसरे से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा कर देता है पहला तीसरे से कोई लेना देना नहीं है, तीसरा कर देता है पहले दूसरे से कोई ले देना नहीं है, किसी का भी किसी से कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ऐसा केस नहीं है कि अगर एक कर लेता है तो बाकी नहीं कर पाएंगे, सारे कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो अगर होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया जाता है तो 1 आता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये क्या है, किसी न किसी के द्वारा हो जाए, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी के द्वारा ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो बार हो जाएगा PB बार एंड इनटू PC, ये हो जाएगा। किसी के द्वारा ना हो इसको आप हटा सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको लिखें, सीधा फार्मूला। A यूनियन B यूनियन C क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी के द्वारा भी हो जाए, मीन्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बाई हुक और बाई क्रुक, किसी के भी द्वारा। और अगर होने की और ना होने को ऐड किया जाता है तो 1 आना चाहिए। तो होने का क्या हो जाएगा, 1 माइनस ना होने का। अब ये क्या होगा, 1 माइनस PA बार क्या होगा, 1 माइनस PA मीन्स 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1 बाई ये 2 हो जाएगा,
ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूट करना है मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका था, आपको देखना था कि इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर। तो ऐसा था। तो थर्ड पार्ट भी, तीसरे क्वेश्चन भी हो गए। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है। 5, 5, 10 और 8, 18 नंबर आप कर दिए। ठीक, आइए फोर्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। फोर्थ का जो पहला पार्ट है वो आपको एक फंक्शन दिया है, आपको दिखाना है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक, फोर्थ का 1, इसमें आपको पूछा है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड ऑन आर एज fx इक्वल्स टू 7x माइनस 3 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन आपको डिफाइंड कर दिया है fx बराबर 7x माइनस 3 ऑन आर, सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक, तो आपको दिखाना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डिफिनेशन आपको बताई गई है। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है अगर उसका हम डैश निकालें या फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें वो 0 से बड़ा हो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डिफिनेशन है। डिक्रीजिंग की क्या होती है कि अगर डेरिवेटिव 0 से छोटा हो जाए, मीन्स नेगेटिव हो जाए, तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। और अगर डेरिवेटिव 0 के बराबर हो, मीन्स फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, कोई भी उसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो दिए गए फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 हमेशा ही 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, एकदम आसान था। 2 नंबर और आपको मिल गया, 20 नंबर पर आ गए आप। बी पार्ट इंटरेस्टिंग है, बी वाला इसका करते हैं अच्छे से। 4 का बी, 4 का आपको इसमें 2 वेक्टर्स दिए हैं और दोनों वेक्टर्स का सम दिया है, डिफरेंस दिया है। आपको ऐसा वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है जो a प्लस बी के भी परपेंडिकुलर हो और a माइनस बी के भी परपेंडिकुलर हो। ठीक, तो a और b क्या दिया उसको लिख देते हैं पहले। गिवन वेक्टर a बराबर, वेक्टर a दिया है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ये आपको वेक्टर a दिया है। और जो वेक्टर b दिया है वो आपको दे दिया है आई जे की, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यही है। हाँ, गड़बड़ लिख दिया। ठीक, दूसरे क्वेश्चन का दूसरे में उतार दिया। ये आपको ए दिया है आई कैप जे कैप के कैप, और बी जो आपको दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये है। अब आपसे पूछा है एक ऐसा वेक्टर बताइए जो, मान लीजिए वो वेक्टर c होगा, a प्लस बी के भी परपेंडिकुलर हो और a माइनस बी के भी परपेंडिकुलर हो। अब जब वेक्टर आ जाएगा तो उसको यूनिट वेक्टर बना लेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। 2 वेक्टर्स आपको दिए हैं, उसके बाद आपसे एक ऐसा वेक्टर पूछ रहा है जो a प्लस बी के भी परपेंडिकुलर हो और a माइनस बी के भी परपेंडिकुलर हो। ठीक बात है। चलिए, तो हम मान लेते हैं जो हमारा वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या है, लेट c बराबर c1 c2 c3, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है मान लेते हैं। तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी निकाल दीजिए, a माइनस बी निकाल दीजिए, a प्लस बी हो जाएगा 2 3 4, और a माइनस बी क्या हो जाएगा 0 -1 -2। कंपोनेंट नोटेशन में हमने लिख दिया है आई जे के कैप हटा के, ये हो जाएगा। अब c इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक, सिंस c इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी, यह क्या इंप्लाई कर देगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट
2c1 प्लस 3c2 प्लस 4c3 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। ऐसे ही सी ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर हैं, तो उसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये क्या इंप्लाई कर देगा, C1 वाला कंपोनेंट 0 है तो -C2 माइनस 2C3 बराबर 0। ये हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, C2 बराबर -2C3। हमारे पास इक्वेशंस 2 ही हैं लेकिन अननोन 3 है। इसका मतलब अगर आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की थ्योरी कहती है अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलता है। तो इस केस में हम C3 को अपने मन से कोई भी वैल्यू दे देंगे, एनी वैल्यू जो भी आपको ठीक लगती है। तो चलिए आसानी के लिए हम C3 को 1 दे देते हैं, या चलिए -1 दे देते हैं। अपने मन से आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर C3 को -1 दे देंगे तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी अपने आप। और C3 C2 को उठाकर कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, तो 2C1 प्लस 3C2 6 -4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से C1 बराबर क्या मिल जाएगा, -1। तो जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर था C, जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, वह आ गया -1 2 -1। आप डॉट प्रोडक्ट लेके देख लें, 0 हो जाएगा। -1 का 2 से करेंगे तो -2, 2 का 3 से करेंगे तो +6 -4, देखिए 0 आ गया। ऐसे दूसरे के साथ भी आ जाएगा। अब अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। इसका मॉड क्या आएगा, √1² + 2² मीन्स √6 आ जाएगा। मीन्स जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा -1/√6, 2/√6 एंड -1/√6, ये हो जाएगा। यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, यही आपको करना था। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकल था, बहुत ज़्यादा नहीं, हो जाएगा। फोर्थ के सी पार्ट पर आते हैं। अच्छा, सी तो बहुत आसान है इसलिए इसको करवा ही नहीं है, बस आपके लिए क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन वेक्टर्स। एक वेक्टर दिया है ए, दूसरा वेक्टर दिया है बी। पैरेललोग्राम है, 2 साइड्स आपको दिए हैं, आपको सीधा क्या करना है, उसका एरिया निकाल देना। बाय फार्मूला आप सीधा निकाल सकते हैं, ठीक, तो उस पर नहीं जाते हैं। डी पार्ट इसका क्या है, डी पार्ट में आपको 2 इवेंट्स दिए हैं, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स वेयर पी ए बराबर 1/2 एंड पी ए यूनियन बी बराबर 3/5। अगला पार्ट है मीन्स 4 का डी पार्ट कह ले, हाँ डी पार्ट है। इसमें 2 इवेंट्स हैं जिसमें से पहले की प्रोबेबिलिटी 1/2 दी है और पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, ये आपको दे दिया है 3/5। ये आपको दे दिया है 3/5। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ, और पीबी भी दिया है, पीबी अननोन है, मीन्स इसको आपको कंप्यूट करना है। पी कुछ भी वैल्यू आपको दे दिया है और तब कंप्यूट करना है जब कह रहा है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या होता है कि दोनों को एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट होते हैं कि जो कभी भी एक साथ न घटे। अगर एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं होगा। मीन्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 हो जाती है। मीन्स दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकते। तो भैया पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होती है, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। पी ए यूनियन बी दिया है 3/5, पी ए दिया है 1/2, पी बी आपको निकालना है और ये 0 हो गया तो पी यहाँ से क्या आ जाएगा, उधर ले जाके माइनस कर दीजिए। 6 - 5 मीन्स 1/10 आ जाएगा।
1/10 आ जाएगा। बस यही आपको पूछा था, पी की वैल्यू पूछा था, इतना आसान था। आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन भी हो गया, तो आप इसमें 8 नंबर और ऐड ज्वाइन करिए, 26 नंबर पर आप आ गए। और ये सब ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करने थे, कोई भी छोड़ना नहीं था। ठीक, अब 5वां है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारे 5 मार्क्स के हैं जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, और 5वें में 5 पार्ट है, मीन्स 5 क्वेश्चन है, तो 25 नंबर्स आपको यहीं से मिलना है। जो इसमें पहला क्वेश्चन है, एकदम ऐसे ही करवाया क्वेश्चन है, हमने करवा दिया था। इसमें तो पर्टिकुलरली कुछ पूछा है, 2 से डिविजिबल की कंडीशन लगाया हमने, इन जनरल m के लिए करवा दिया था आपको। प्रूव दैट द रिलेशन r ऑन द सेट ऑफ इंटीजर इज डिफाइंड एज r बराबर, r ऐसे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, r बराबर ab सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलिए करते हैं इसको। 5वें का ये पार्ट है, 5th का ए पार्ट। एक रिलेशन आपको इंटीजर में डिफाइन करके दे दिया है, ए बी सच दैट आर कंटेन्स दोज ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। वह सारे ए बी को कंटेन करता है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ऐसा भी इसको देखा जा सकता है कि दोनों नंबर के डिफरेंस को 2 डिवाइड करता है, या ऐसा कहें कि इनका जो डिफरेंस है वो इवन नंबर है। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आपको घुमाकर पूछ सकता है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि जो हमारा रिलेशन है वो ऐसे एलिमेंट्स को कंटेन करता है सच दैट a माइनस बी इज इवन इंटीजर। ऐसा भी करके पूछ सकता है। तो ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, तीनों क्वेश्चंस के अलग अलग रूप हैं। जैसे अभी नवरात्रि आज से स्टार्ट है, तो आप लोगों को शुभ नवरात्रि। नवरात्रि मीन्स 9 नाइट्स प्रेयर होता है, 9 दिन जगराता होता है। तो देवी जी एक ही हैं, उनके 9 रूप हैं, 9 रूप हैं, तो नवरात्रि अलग अलग सबकी पूजा होती है। ऐसे ये क्वेश्चंस एक ही हैं, इसके 3 रूप हैं, तो ये त्रिरात्रि हो गया। ठीक, या त्रिदिन कहें, क्योंकि आपसे इसको दिन में दर्शन करना है, रात में एग्जाम नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया। तो है एक ही रूप, अलग अलग है, तो आप सबसे परिचित रहें, और सलूशन तो सबका कॉमन ही होगा। तो आइए इसको दिखाते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा, वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये हमको दिखाना है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या दिखाना होगा, रिफ्लेक्सिव। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना है। रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव पहले आपको उसका डिफिनीशन देना होगा। फॉर रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए आर में होना चाहिए हर एक ए के लिए। जो भी सेट आपका अंडर कंसिडरेशन है, यहाँ पर इंटीजर है तो इंटीजर ही समझिए। पहले आपको डिफिनीशन दे देना है। ये आपका रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन हो गया, मीन्स आपको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाना है, ये आपका एम क्लियर हुआ। अब आप बताएं, नाउ ए कॉमा ए आर में कब होगा, जब a माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2। और यह कब होगा, 0 इज डिविजिबल बाई 2। तो क्या 0 2 से डिविजिबल नहीं है, 0 सब से डिविजिबल होता है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, अगर a कॉमा बी आर में है तो b कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। तो a कॉमा बी आपको r में लेके चलना है, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r।
और आपको दिखाना होगा कि b कॉमा ए भी R में है। तो आप इसकी डिफिनीशन लगाइए, a कॉमा बी R में है इफ़ एंड ओनली इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो दैट इज इसी को कैसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अगर 2 a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो 2 माइनस ऑफ a माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि नेगेटिव से सिर्फ साइन चेंज होता है, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी सेम रहती है। अब माइनस को अंदर भेज दीजिए तो 2 डिवाइड्स b माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ, a और b ने अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लिया, इसका मतलब b कॉमा ए भी R में है, सिमेट्रिक हो गया। नाउ ट्रांजिटिव, थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपको 3 एलिमेंट लेके चलने होते हैं, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू R। ये आपको लेके चलना होता है और दिखाना होता है कि a कॉमा सी भी R में हो जाएगा। अब जो हमारे पास है उसका यूज़ करते हैं, a कॉमा बी R में है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स a माइनस बी एंड b माइनस सी R में है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स b माइनस सी। 2a माइनस बी को भी डिवाइड करता है, 2b माइनस सी को भी डिवाइड करता है, तो 2 इनके सम को भी डिवाइड करेगा। सो 2 विल डिवाइड a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2 डिवाइड्स a माइनस सी। a और c रिलेटेड हो गई, इसका क्या मतलब है, a कॉमा सी बिलोंग्स टू R हो गया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाने में 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगा होगा और आपको 5 मार्क्स मिल गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 का ये पार्ट हो गया, 5 का बी पार्ट आता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिर्फ आप सिंपली एक्सपेंड कर दीजिए, 2 3 4 लाइन में आ जाएगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। 5वें का बी है, आपको डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है और जो दिया है b प्लस सी, ए सी सी, ए प्लस बी और बीच वाला रो आपका है बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए। तो आप कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं याद है, आप सिंपली एक्सपेंड कर दें अगर डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन से, तब भी आपकी हो जाएगी। या हम प्रयास करते हैं कि पहले रो में जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाया जा सके, क्योंकि उससे कंप्यूटेशन आसान हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी काम नहीं सूझ रहा है तो आप सिंपली एक्सपेंड कर दें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा, उधर उधर काटना पड़ेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2-3 मिनट ही एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आंसर आपका 100% श्योरिटी के साथ आएगा। ठीक, तो आइए यहाँ देखते हैं। मान लीजिए कुछ हम प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहें, आप इसमें क्या करें, R1 को रिप्लेस कर दें, सबको जोड़ दें। R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 से। R1 प्लस R2 प्लस R3 से क्या आ जाएगा, सारे यहाँ पर आके ऐड हो जाएंगे, तो 2b प्लस सी, 2c प्लस ए एंड 2a प्लस बी आ जाएगा, ये आ जाएगा। बाकी सारे ऐसे ही रहेंगे। अब किसी रो में या किसी कॉलम में कोई एक ही नंबर होता है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बाकी ऐसे ही हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। अगर हम चाहें तो चाहे इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये वाला कम एक ज़ीरो हो जाएगा, या इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये वाला ज़ीरो, किसी एक को ज़ीरो बना लेते हैं। चलिए इसी को ज़ीरो बना लेते हैं। मीन्स अब क्या आप अप्लाई कर दें, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप यहाँ से अप्लाई कर दें कि आप R1 को रिप्लेस कर दें R1 माइनस R2 से। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 2 बाहर है,
यहाँ पर c बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर a बचेगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। c a प्लस। अब आप सिंपली एक्सपेंड कर दीजिए 1 बाई 1। जो डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन होती है उसके अकॉर्डिंग, तो 2 तो बाहर ही रहेगा। c जब देखते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, उसके नीचे का रो और उसके सामने का कॉलम, ये हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? c प्लस ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी सी। इसका इसमें होता है, इसका इसमें। फिर माइनस ये वाला कंपोनेंट 0 ही हो जाएगा, तो माइनस हटा देते हैं, प्लस ए। अब इसको लेफ्ट कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो बी सी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। बस आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह कर दिए, काट पीट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस, या पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा, माइनस बी सी तो है ही, ये इसमें यहाँ पर बंद हो गया है, ठीक, प्लस ए बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये सी से पूरे में मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला है, और यहाँ पर प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, ये आपको मिला है। तो देखिए सब कैंसिल आउट हो रहे होंगे, सिर्फ आपको ए बी सी बच रहा होगा, मीन्स 2abc बच रहा होगा, और इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 4abc। यही आपको दिखाना था। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन या ये सब तिकड़म लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं हुआ। अगर आप वहाँ से सीधे ही आप एक्सपेंड कर देते, फिर भी 2-4 स्टेप के बाद आपको आंसर मिल जाता, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला, जब क्वेश्चंस बड़े हों तो प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसको छोटा बनाया जा सकता है, और जब क्वेश्चन छोटे ही हैं तो उसमें बेवजह का दिमाग आपको नहीं लगाना है। सी पार्ट पर आते हैं। हाँ चलिए, डिफ्रेंशिएशन कम से कम एक क्वेश्चन तो आया। डिफ्रेंशिएट द फंक्शन साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको एक फंक्शन दिया है साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। और आपको पता होगा, जब आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है तो लॉग का यूज़ करते हैं, इससे ऊपर का वेरिएबल नीचे आ जाता है और आसानी से कंप्यूट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग लेने पर पावर आगे आ जाती है, ये आ जाएगा। नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट इट, तो log y का 1/y dy/dx, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का 1/x होता है, और जिसको x मानते हैं उसका भी डेरिवेटिव करते हैं, प्लस फिर पहले दूसरे फंक्शन को छोड़ देंगे, पहले का डेरिवेटिव माइनस साइन x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, या इसको और अच्छे से लिख लें cot x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन x लॉग ऑफ साइन x, ये हो जाएगा। अब y को इधर ला के आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यहाँ से y हटा दीजिए, यहाँ रहने दीजिए, यहाँ पर dy/dx लिख दीजिए, y इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू उठाकर रख दीजिए साइन x टू द पावर कॉस x, बस यही आपका आंसर हो गया, डेरिवेटिव आ गया। dy/dx से आपको निकालना था, dy/dx आ गया 3 लाइन बस। तो आपको तुरंत यही दिमाग लगाना है, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, x की पावर में x कुछ आ रहा है कोई भी फंक्शन, तो आपको लॉग लेना है, उसके बाद प्रोडक्ट या डिवीजन रूल जो भी बनता है आप लगा के उसको dy/dx वहाँ से कंप्यूट कर लें, ठीक। और जब भी लॉग वाला आता है तो वहाँ 1/y dy/dx ही आता है, और y से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन में जो y की वैल्यू दिया होगा वो आपको पुट
करना पड़ेगा। ठीक, इंटीग्रल छोटा सा है, यहीं बगल में कर लेते हैं। डी पार्ट इसका आपको निकालना है -π/4 से π/4 sin स्क्वायर x dx, ये आपको कंप्यूट करना है। तो आप लिमिट वगैरह भूल जाएं, पहले लिमिट उमिट हटा दें आप, कोई मतलब नहीं। sin स्क्वायर x dx का आप सिंपली इंटीग्रेट करें, क्या आएगा? इसको पहले cos 2x का फार्मूला यूज़ करते हैं, तो 1 - cos 2x/2 dx। अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 इंटीग्रेट करेंगे -1/2x, और जब यहाँ पर करेंगे तो -1/4 sin 2x आ जाएगा, यही आएगा। अब इसमें आप बारी बारी से लिमिट रख दें, -π/4 to π/4, तो इसमें क्या हो जाएगा? -π/4 to π/4। इसमें अलग रखो, इसमें अलग रखो, तो यहाँ रखेंगे तो 1/2 π/4 -π/4 हो जाएगा। 5 ये -5 भी होता है, तो 5 भी -π/4 -1/4 यहाँ से बाहर कर दीजिए, तो sin 2π/4 sin -2π/4 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर π/4 2π/4 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ π/4 बचेगा, और यहाँ पर -1/4 sin π/2 मीन्स 1, और ये +1 मीन्स 2, 1/2, तो π/4 -1/2, π/4 -1/2, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए, छोटा सा था एकदम, और 5 नंबर का पता नहीं क्यों पूछा था। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। ई पार्ट पर आते हैं, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है 2 लाइन का, 3D का क्वेश्चन, और हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको मिलना है, वो भी लॉन्ग में, और आपको मिल गया 5 नंबर में। सिर्फ एक फार्मूला आपको अप्लाई करना होता है, A - C डॉट B क्रॉस D अपॉन मॉड B क्रॉस D, वेयर A and C आर द पासिंग पॉइंट्स ऑफ द गिवन लाइन्स एंड B and D आर द पैरेलल वेक्टर्स ऑफ द गिवन लाइन। तो जो लाइन दिया है आपके लिए मैं लिखता हूँ, SD निकालना है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंप्यूट करना है। 5th का ई पार्ट आपको क्या करना है? SD निकालना है, और जो लाइन दिया है, जो पहला लाइन है वो आपको दिया है I कैप + 2j कैप -4 k कैप, ये आपका पासिंग पॉइंट हो जाएगा, प्लस लैम्डा। अब जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो पैरेलल वेक्टर होता है, मीन्स वो B का काम करेगा, 3j कैप + 6 k कैप। ऐसे ही दूसरी लाइन आपको दी है R बराबर वेक्टर R बराबर 3 3 -5 3i कैप 3j कैप -5 k कैप। कोई दूसरा स्केलर आएगा, म्यू मान लीजिए 236 मीन्स 2i कैप + 3j कैप + 6 k कैप। ये है, ये A का काम करता है, ये C का काम करता है, ये B का काम करता है, ये D का काम करता है। These are the passing points of the given lines and these are the parallel vectors to the given line। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है A - C, मॉडुलस लगा देते हैं, A - C डॉट B क्रॉस D डिवाइडेड बाई B क्रॉस D के मॉडुलस से। अब यहाँ से आप B क्रॉस D पहले निकालेंगे, इसका क्रॉस लेंगे, B क्रॉस D क्या आ जाएगा, ये आपको अच्छे से लिखना है। मैं यहाँ पर रफ वे में लिख दे रहा हूँ बस, क्योंकि मैंने आपको 2-3 मॉडल आंसर्स दे दिए कैसे लिखना है आपको। नाउ आई एम फोकसिंग ओनली ऑन द कैलकुलेशन। 236 23 दोनों ही सेम ही है, 236 236। वाह, दोनों का पैरेलल वेक्टर सेम दे दिया है, बहुत बढ़िया। 236 236। तो भैया आप बताएं, किसी वेक्टर का खुद के साथ जो होता है स्केलर कार्टेशियन प्रोडक्ट वो 0 हो जाता है,
तो बी क्रॉस डी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स इनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, डिस्टेंस 0 है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर सेम ही दिया है। तो आप जब सेम वेक्टर का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो 0 आ जाता है। ए क्रॉस ए हमेशा 0 होता है, बिकॉज ए क्रॉस ए इज मॉड ए साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड ए, और खुद से खुद का एंगल 0 होता है, तो साइन 0 0 हो जाएगा। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, और बी क्रॉस डी भी यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एस डी 0 आ गया, बहुत बढ़िया होगा। ठीक, चलिए 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां आपका कंप्लीट हो गया, 5वां पार्ट। 6वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स बराबर 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। ठीक, 6 का जो ए पार्ट है वो आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इज 0 इफ एक्स इक्वल टू, we have to show that this function is continuous at x बराबर 0, means we have to check the continuity at x बराबर 0. we have to find out whether this function is continuous at x बराबर 0 or not. ठीक, तो फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पर तीनों बराबर हों, तभी जाके कंटिन्यूस बनेगा। तो आइए x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कंप्यूट करते हैं। 0 पर ही चेक करना है, तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा x बराबर 0 ही होगा। वेदर इट कैन बी शोन दैट इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, आप दिखा सकते हैं, लेकिन आपसे जो पूछा है आप उसी पर फोकस करें। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जनरलाइज कर दिया था, जब हम लोग एफ एक्स बराबर मॉड एक्स को एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूस दिखा रहे तो हमने एक्स बराबर ए ले लिया था। ऐसा ही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, डिफिनीशन होती है यही लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच मीन्स एफ ऑफ माइनस एच। अब h जो हमारा होता है वो 0 से बड़ा ही होता है, बहुत छोटा रियल नंबर माना जाता है, तो ये वाला केस तो यहाँ पर अप्लाई होगा नहीं, मीन्स फंक्शन हमारा ऐसे ही डिफाइंड होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस मॉड माइनस एच अपॉन माइनस एच, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हर जगह प्लस होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, मीन्स राइट हैंड लिमिट भी +1 आ जाएगा। तो LHL RHL के ही बराबर नहीं आया, तो मीन्स x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ। सिर्फ यही एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस फंक्शन की, और हर जगह पर ये कंटिन्यूअस होता है। तो यह फंक्शन x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि LHL RHL के बराबर नहीं आया, तो फंक्शन की वैल्यू आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, और चेक भी करना है तो f ऑफ 0 आपका क्या है, 0 डिफाइंड है, काम हो गया। तीनों ही बराबर नहीं है, भयंकर रूप से डिसकंटिन्यूअस है भाई। चलो ठीक है, छोड़ो, जाने दो। जिम्मेदारी हमारी इतना है कि हम इसकी कंटिन्यूटी 0 पर चेक कर लें, उसको हमने कर दिया, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस निकल गया। ठीक, अगले पार्ट पर आते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाने चाहिए, टेक्निकल और छोटे क्वेश्चंस लगाने में अच्छे लगते हैं। ठीक, लेंदी हो, इजी हो, बोरिंग लगने लगता है। तो ये जो बी पार्ट है वो आपको एरिया निकालना है y² बराबर 4ax एंड x² बराबर 4ay के बीच का।
दो कर्व आपको दिए हैं, इनके बीच के रीजन का एरिया आपको बताना है। तो पहले हमको इसको ड्रा करना पड़ेगा। वी हैव टू ड्रा दिस कर्व, दिस कर्व्स। तो चलिए ड्रा करते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax कुछ ऐसा ड्रा होता है। यही क्वेश्चन कर रहे हैं, सही क्वेश्चन? हाँ ठीक। 4ax ना देके सिर्फ x दिया है, ये दिया है, हटा दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम हमारा ऐसे ही होगा। वाई स्क्वायर बराबर x एंड एक्स स्क्वायर बराबर y दिया है। तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, वाई स्क्वायर बराबर x हो गया। और जो दूसरा होता है वो कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो हमको इनके बीच का देखिए इंटरसेक्शन बन रहा है, हमको ये एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो प्रोसीजर आपको पता है, हमने बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस इस पर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, दोनों को आपस में सॉल्व करके। दोनों को आपस में सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, मैं आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन कर देता हूँ। आपको यहाँ इन जनरल कुछ नहीं दिया है ना, चलिए मैं ए ले लेता हूँ 4ax, तो आपका क्वेश्चन जनरलाइज हो गया और जनरल वे में हो गया, ठीक। तो ये भी आपका 4ax कर देता हूँ, इसको भी 4a कर देता हूँ। तो आपको इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मीन्स ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्यों निकालना होता है, क्योंकि भैया हमको एक्स वाई का रेंज पता करना होता है, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है और वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। इसका आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, x की पावर 4 बराबर 16a स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा। अब वाई स्क्वायर से वैल्यू उठाकर आप यहाँ पुट कर दें, क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर इंटू 4ax हो जाएगा, मीन्स 64 a क्यूब x आ जाएगा। x से x एक कम हो जाएगा, x क्यूब बराबर 64 a क्यूब हो जाएगा और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 4a। और जब यहाँ कहीं आप रखेंगे तो y बराबर भी 4a आ जाएगा, मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 4a, 4a। अब 4a की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 1 थी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाता 1, 1। तो हमने आपके क्वेश्चन को जनरलाइज कर दिया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब देखो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इस कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया हम निकाल सकते हैं। इस कर्व से बाउंडेड एरिया का रीजन का एरिया मीन्स ये पूरा एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद इस वाले कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया हम निकाल सकते हैं। पहले पूरे का निकालेंगे, फिर इस वाले से केवल ढके हुए पार्ट का निकालेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे तो बीच वाला मिल जाएगा। मीन्स ये जो रिक्वायर्ड एरिया है ये डिफरेंस ऑफ टू एरिया है, मीन्स जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा, x की अगर हम बाउंड्री की बात करें, अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करें तो x हमारा 0 से 4a वेरी कर रहा है। तो पहले हमको इस वाले से जो ये ऐसे होके गया है, क्योंकि ये ऊंचाई पर है तो इससे बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो यहाँ पर y dx आएगा, फार्मूले में y dx आता है और उस y की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो मीन्स यहाँ वाला y क्या होगा √4ax dx। अब हमको जो ऐसे गया है उसके नीचे का एरिया निकालना है, तो माइनस x की वेरिएशन तो वही है, लेकिन y की वैल्यू अब यहाँ से आएगी, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4a dx, x स्क्वायर अपॉन 4a dx। अब दोनों को आप कंप्यूट दोनों लिमिट को आप, दोनों इंटीग्रल को आप कंप्यूट कर सकते हैं आसानी से। चलिए कर देते हैं आपके लिए। वहाँ से 2√a बाहर हो जाएगा
और इंटीग्रल 0 to 4a रूट एक्स डी एक्स आ जाएगा और यहाँ से 1/4a बाहर हो जाएगा, 0 to 4a एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब आपको इस कंप्यूट करने में मुझे कोई नहीं लगता है कोई समस्या नहीं होगी। और ये अगर आपका नियरली आएगा तो 16/3a स्क्वायर करके कुछ आएगा, ठीक, जो भी आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 4a बराबर 2 दिया था, 1 दिया था, तो 4a का स्क्वायर 1/3 आपका आंसर हो जाता है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, जो हमने जनरलाइज कर दिया, ठीक, ये हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं जो टेक्निकल हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट, जो कि बहुत ही आसान है और प्लेन से रिलेटेड है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। दो प्लेन आपको दिया है, उनके इंटरसेक्शन से पास होता हुआ एक प्लेन आपको निकालना है जिसका पासिंग पॉइंट आपको दिया है, ठीक। तो पहले गिवन प्लेन्स मैं लिख देता हूं आपके लिए। गिवन प्लेन्स, गिवन प्लेन्स क्या क्या है? आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 6, और दूसरा जो प्लेन है भैया वो आर डॉट 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर -5 दिया है। ये आपका पहला प्लेन हो गया। दूसरा इसको चलो P1 बोल देते हैं और इसको P2 बोल देते हैं। जो प्लेन आपको दिया है आपको इनके इंटरसेक्शन से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन बताना है। और आपको पता होगा प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन का इक्वेशन जो होता है P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 बराबर 0 टाइप का होता है। यहाँ पर P1 P2 की आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको आप R बराबर क्या होता है x y z जनरल पॉइंट होता है, रख के डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, P1 हो जाएगा -6 प्लस लैम्डा, P2 क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। ये इनके इंटरसेक्शन से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन हो गया। लैम्डा हमको रिक्वायर्ड है। लैम्डा निकालने के लिए एक कंडीशन आपको दिया है, इस प्लेन का पासिंग पॉइंट आपको दे दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 इसका पासिंग पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई जेड की जगह पर हम 1 1 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 - 6 प्लस लैम्डा, ये 2 3 4 2 3 5 4 9 प्लस 5 बराबर 0, -3 मीन्स लैम्डा बराबर 3/12 मीन्स 1/9, 5 14 होता है 14 हो जाएगा, 3/14 आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 3/14 उठाकर यहाँ रख देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को ऐड करके जो प्लेन आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा, ठीक। सी पार्ट भी हो गया। डी पार्ट इसका एकदम आसान, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया था एक एलपीबी का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ग्राफिकल डिफरेंस है, आप उसको कर लेंगे, ठीक। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपका हो जाएगा। ई पार्ट अच्छा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ई पार्ट वाला डिस्कस करते हैं। ई पार्ट प्रोबेबिलिटी का है, अच्छा है। इसमें आपके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है तो राइट करना थोड़ा सा लंबी प्रोसेस होगा, तो आप ध्यान से सुनें और पेन पेपर में लिखें क्वेश्चन को, और उसके बाद मैं सलूशन आपको कराता हूँ। इन अ हॉस्टल 60% स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। इन अ हॉस्टल 60% स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ न्यूज़पेपर्स। 60% सिर्फ हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 20% ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।
तो इसमें जो पहला पार्ट है हमको निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हु रेड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। वह प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कि ना ही हिंदी पढ़ता हो ना ही अंग्रेज़ी पढ़ता हो, ठीक। और दूसरा जो पूछा है कि अगर हिंदी पढ़ता है तो इंग्लिश भी पढ़ेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। तो हिंदी 60% लोग पढ़ते हैं, तो हिंदी के पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 60/100 मीन्स 3/5। इंग्लिश को 40% लोग पढ़ते हैं, तो 14/100 मीन्स 2/5। और दोनों को 20% लोग पढ़ते हैं, मीन्स 20/100 मीन्स 1/5। अब आपसे पूछा है ना ही हिंदी पढ़े ना ही अंग्रेजी पढ़े, ना ही हिंदी पढ़े ना ही अंग्रेजी पढ़े, नाइदर रेड हिंदी न्यूज़पेपर नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो क्या हो जाएगा, 1 - P H इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन। ना ही हिंदी पढ़े ना ही अंग्रेजी पढ़े, इसको और कैसे लिख सकते हैं, H यूनियन E होल बार, या और कैसे लिखा जा सकता है, 1 - P क्या हो जाएगा, H यूनियन E हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप उठाकर वैल्यू रख देंगे, पूरा काम हमारा हो जाएगा। सिर्फ आपको इसमें उठाकर वैल्यू पुट कर देना है, काम हमारा हो जाएगा, ठीक। जो दूसरा पार्ट कहता है, वो कह रहा है हिंदी तो पढ़ रही है, इंग्लिश भी पढ़ेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, मीन्स इंग्लिश को पढ़ने की प्रोबेबिलिटी जब हिंदी पढ़ा जा रहा है, हिंदी पढ़ चुका है, इंग्लिश भी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, P E इंटरसेक्शन H अपॉन P H। E इंटरसेक्शन H 1/5 है और PH हमारा 3/5 है, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये काम हमारा हो जाएगा। बस इतना आपको निकालना था, बस इतना ही आपको कंप्यूट करना था। और ये 2.5 5 नंबर का था, 2 लाइन का, सिर्फ आपको फार्मूला याद हो बस। भाई दोनों पढ़े और दोनों ना पढ़े, दोनों का सम 1 होगा, तो दोनों ना पढ़े उसका सम 1 माइनस दोनों पढ़े, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या था, हम लोग जो देख रहे थे, 7वें में आपको दिया है 2 मैट्रिसेस दिए हैं, A इनवर्स एंड B। 2 मैट्रिक्स आपको दिए हैं, करा देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB इनवर्स। चलिए पहले जो दिया है मैं उसको आपके लिए राइट डाउन कर देता हूँ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर टाइप है, तो थोड़ा सा लेंदी होगा। 7वें का पहला पार्ट है, आपको A इनवर्स दिया है, एक मैट्रिक्स मीन्स A का इनवर्स आपको निकाल के दे दिया है, थोड़ा काम आसान कर दिया है। और एक मैट्रिक्स B दिया है, इसका इनवर्स नहीं निकालना है, जो हमको निकालना पड़ेगा। तो जो A दिया है 3 - 1 1 -15 6 -5, और जो लास्ट रो है वो आपको दिया है 5 - 2 2, ठीक, ये दिया है। सेकेंड जो मैट्रिक्स दी है 1 2 -2 -1 3 0 एंड द लास्ट वन इज 0 -2 1। ये आपको दिया, एक बार मिला लेते हैं। 3 - 1 1 -15 6 -5 5 - 2 2 एंड 1 2 -2 -1 3 0 एंड 0 -2। तो हमको जो निकालना है वो है ए बी का इन्वर्स निकालना है हमको, और जो ए बी इन्वर्स होता है वो होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स तो पता है आपको, बी इन्वर्स नहीं पता है।
तो बी इनवर्स बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी, ये बी इनवर्स का फार्मूला होता है। इसमें हमको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। अब आप बी इनवर्स का हमको एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट क्या होता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो चलिए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, पहले कॉन्जुगेट मैट्रिक्स यहाँ लिख देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लगा देंगे, फिर ट्रांसपोज हम ले लेंगे। चलिए 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसको छोड़ देंगे और ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे ही चलता है। ये भी माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा आपका। कितना लिख दिया हमने में से, हाँ ठीक है, ये हो गया। फिर ये भी प्लस, ये माइनस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये हो जाएगा। तो ये आपको समझते चलना है, इसमें लिखने से बड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस अल्टरनेट चलते हैं, पोजीशन पर डिपेंड करता है किस पोजीशन का कॉन्जुगेट हम निकालने जा रहे हैं। तो जब इसका देखेंगे तो ये छोड़ देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3, तो 3 जो है वैसे ही होगा क्योंकि प्लस आता है पहले पोजीशन पर, 3 हो जाएगा। जब इसका हम निकालेंगे तो माइनस लगा देते हैं क्योंकि इसकी पोजीशन पर माइनस आएगा, और देखते हैं क्या आएगा, -1 0, तो अंदर -1 आ जाएगा। इसकी पोजीशन पर जैसा है वैसा ही आएगा, प्लस आएगा। इसका जब निकालते हैं तो 2 हो जाएगा। अभी इसका हमको ट्रांसपोज लेना है, ठीक, इंटू ए इनवर्स तो रहेगा ही। अब जब इसका निकालेंगे तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 -4, और इसकी जगह पर माइनस है तो 2 - 4 आएगा। 2 - 4 मीन्स -2 आएगा, तो -2 लिखता हूँ मैं ये। अब इसकी जगह पर प्लस आएगा तो जैसा आएगा वैसे ही लिखना है, तो 1 आ जाएगा क्योंकि इधर का क्रॉस 0 हो जाएगा। अब इसकी जगह पर फिर माइनस आएगा और इसका निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, बाकी वो वाला 0 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस आएगा, जैसे आएगा वैसे ही आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो माइनस आएगा और वो 0 -2 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। और जब इसका निकालेंगे तो क्या आएगा भैया, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस ही आएगा, जैसा है वैसा ही आएगा। और ये 3 हो जाएगा और ये +2 5 आ जाएगा। ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आ गया। कंप्यूटेशन आपको फास्ट करना है। अच्छा, ये कॉन्जुगेट आ गया, चलो एक बार लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3 1 2 3 1 2 2 1 2 एंड 6 2 5। इसका ट्रांसपोज लेना है इनटू ए इनवर्स। जब किसी रो को उसके करिस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट मिलता है। तो यहां से आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट भी बता सकते हैं क्या होगा। इसके रो को, अच्छा इसका निकाल, इसके रो को इसी रो के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, जो आता है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाता है। तो 1 × 3 3, 2 × 2 2, -2 × -2 -4 मीन्स 1 आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 3 1 2, ये 1 हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 1 2 6 2 5, और इसका मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से, मीन्स 3 - 1 1 -15 6 -5 एंड 5 - 2 2। अब इसका प्रोडक्ट करना आई होप सबको आ रहा होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये एंट्री मिल जाएगी। फिर ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, ठीक। तो ये आपको इसमें करना था, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसका जो बी पार्ट है, आपको इसमें से एक ही अटेम्प्ट करना था, लेकिन हमारा काम दोनों है कराना। बी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो जो सिस्टम दिया है वो दिया है 3x - 2y + 3z = 8। ये पहला है सिस्टम का पहला इक्वेशन। दूसरा है 2x + y - z
इक्वल्स टू 1 एंड जो थर्ड इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। ये सिस्टम हमको दिया है, ठीक। इसको हमको सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड मैट्रिक्स मेथड से हमको निकालना है। तो जब इसको मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो यह इक्विवेलेंट हो जाता है Ax बराबर b के, जो A होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, मीन्स 3 माइनस 2 3 रो वाइज लिखते हैं, 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2, और जो ये हमारा वेरिएबल्स अननोन हो जाते हैं एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ये जो है 8 1 4 ये सिस्टम है। तो इसमें जो मेथड होता है चेक करने का कि कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, कंसिस्टेंट में सलूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने सलूशन मिलेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, इन्फिनेटली नहीं मिलेंगे। तो ये सब इसके लिए होता है ए के लिए। ये Ax बराबर b फॉर्म का है, जहाँ पर ए ये है, बी ये, एक्स ये है और बी ये है। अगर हमारा जो ए है उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, मीन्स हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, मीन्स इन्वर्टिबल है, तो यूनिक सलूशन मिलता है और वो भी x बराबर ए इनवर्स बी। तो आप ए का डिटर्मिनेंट निकालें, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, वो क्या आ जाएगा 3 2 माइनस 3, फिर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 4, फिर प्लस 3 आ जाएगा माइनस 6 माइनस 4। ये आप कंप्यूट करेंगे तो ये माइनस 3, ये 16 और ये माइनस 30, तो ये नॉन ज़ीरो आएगा भैया, मीन्स नॉन सिंगुलर है, मीन्स इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो जो सलूशन होगा एक्स वाई जेड वो क्या हो जाएगा, आपको पहले ए इन्वर्स निकालना होगा, फिर उसको बी में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ऐसे कंपोनेंट वाइज कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू बता देनी होगी, मीन्स यहाँ पर हमको यूनिक सलूशन मिलेगा। और जो केस होता है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो हो गया, तब क्या करेंगे, तो जो पहला कंडीशन होता है कि अगर एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए तो ज़ीरो है ही, साथ ही एडजॉइंट ए इंटू बी भी ज़ीरो हो गया तो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा, और अगर ये नॉन ज़ीरो हुआ तो नो सोल्यूशन हो जाता है विद द डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो है तो हमेशा यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और वो भी ए इनवर्स बी के बराबर होगा। ठीक है, ये भी हो गया। आपको सिंपली इसमें ए इनवर्स निकालना है, उसको बी से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा कंपोनेंट वाइज कंपेयर करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 7वां क्वेश्चन भी हो गया। आते हैं 8th क्वेश्चन पर। फाइंड द एरिया बिटवीन द वाई स्क्वायर बराबर 4ax एंड इस लेटेस्ट रेक्टम। बहुत आसान सवाल है, 8 नंबर का, पता नहीं क्यों है। चलिए देखते हैं, इसको तो और छोटे में रखना चाहिए था। ठीक, आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर बराबर 4ax विच रिप्रेजेंट्स पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम इज अ लाइन, इज अ डायमीटर ऑफ पैराबोला विच पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। मीन्स आपको निकालना क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है तो a,0 इसका फोकस होगा, और जो फोकस से स्ट्रेट लाइन जाती है अप एंड डाउन, यही हमारा लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है। तो ये एरिया आपको निकालना है भैया। तो इसके आधे का एरिया मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 2 इंटू एक्स का वेरिएशन क्या होगा, 0 से a होगा, y dx। y क्या है, y हमारा 4ax है, dx पता नहीं क्यों लॉन्ग है, 4a यहाँ से बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू a 8a स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो 8a³ बाई 2 आ जाएगा। यही दिया था वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अच्छा, y की वैल्यू निकालना था तो यहाँ रूट आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 2 4 अंडर रूट a बाहर होगा, और ये 0 से a रूट x dx हो जाएगा। तो रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 2/3 आगे आएगा, तो 8/3
अंडर रूट ए एक्स की पावर 3/2 होगा, मीन्स 0 से a हो जाएगा। a की वैल्यू उठाकर रख देंगे 8/3 रूट a सही आया है, ठीक है। यहाँ से 2 बाहर आएगा, 2 2 ज़ा 4 होगा, 4 रूट a हो जाएगा। फिर उसका करेंगे तो 2/3 आगे आएगा तो 4 2 ज़ा 8/3 हो जाएगा, और ये a की पावर 3/2 8/3 a² हो जाएगा, ठीक। यही आंसर हो जाएगा, एकदम आसान है, सही है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग लायक तो ये क्वेश्चन था नहीं, इसको आप एक्सपेक्ट ना करें कि ये लॉन्ग में 8 नंबर में पूछेगा आपसे, जबकि जो y² बराबर 4ax एंड x² बराबर 4ay क्वेश्चन था वो लॉन्ग लायक था, उसमें था टेक्निकलिटी, इसमें नहीं था ज़्यादा। अब इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx - y = cos x। इसका जो बी पार्ट है वो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, और आपको देखते ही पता चलना चाहिए किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस px ऑफ y = qx। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर px dx होता है, और इसका जो सलूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx dx, इसको कंप्यूट करना होता है। तो यहाँ पर p की वैल्यू -1 है, px बराबर क्या हो गया -1, और qx की वैल्यू भैया cos x है, qx हमारा cos x है, क्लियर है। चलिए तो सलूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स e की पावर -1 dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -1 dx इंटू qx मीन्स cos x dx, ये हो जाएगा। तो e की पावर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y e की पावर -x आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e की पावर -cos x इंटू e की पावर -x dx हो जाएगा, ठीक है। अब भैया इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रल का एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है e की पावर ax cos bx का, हमने ये आपको कराया था। ये e की पावर ax अपॉन a² प्लस b² a cos bx प्लस b sin bx, ये फार्मूला होता है। इसमें a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है, उठा के रख दीजिए, वही प्लस c कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये भी होगा, ये भी लॉन्ग लायक तो था नहीं, छोटा सा था, ये भी आप इसको शॉर्ट आंसर टाइप में ही कंसीडर करेंगे। नाउ द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट ऑफ दिस मॉडल पेपर, 9th का, यू हैव टू कंप्यूट द इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx, ठीक। तो हमने फाइनाइट डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा है, जब भी ऐसा केस आता है तो हम इसमें पहला प्रॉपर्टी जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, 0 to a fx dx बराबर क्या होता है, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होते हैं, इसको आप i के बराबर मान लेते हैं। तो ये जब हम यूज़ करेंगे तो 0 से π/2 log sin π/2 माइनस एक्स होगा, जो कि π/2 माइनस एक्स cos x हो जाता है, तो log cos x dx हो जाएगा। दोनों ही वैल्यू i की ही है, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2i मिल जाएगा, और ऐड करने से क्या होगा, 0 से π/2 log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू log b हो जाता है, log sin x इंटू cos x dx हो जाएगा। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे आपको पता होगा, sin 2x का फार्मूला बनाने के लिए। तो ये log sin 2x/2 हो जाएगा, log a अपॉन b log sin 2x माइनस log 2 आ जाएगा, मीन्स यही चीज़ किसके बराबर होगा, 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 सिर्फ 1/2 dx बचेगा, ठीक है। 1/2 क्यों भाई, log 2 dx अपॉन में 2 है ना, तो log a माइनस log b, ठीक, ये आ गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, ये जो हमारा इंटीग्रल है, ये इसको देखिए और इसको देखिए, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है। वहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, और वी नो दैट बाय चेंजिंग वेरिएबल्स
इंटीग्रल चेंज नहीं होते हैं तो ये भी हमारा आई का ही काम करेगा, तो ये आई ही है और कुछ नहीं है। और ये 0 से π/2 log2 dx, ये आई उधर जाके उसको सिर्फ आई बना देगा, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे log2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x होगा, x की जगह पर π/2 रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा -π/2 log2। यहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट था, ये समझने का पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2x है, वहाँ पर x है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। में से सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहा है और वेरिएबल के चेंज होने से इंटीग्रल चेंज नहीं होता है, तो हमारा काम हो जाएगा। वो हमारा 0 to π x dx हो जाएगा भैया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे भी हम x की जगह पर π x रखेंगे, x की जगह पर यहाँ भी π x रखेंगे, दोनों जगह पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा माइनस आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है वो उसको कवर कर लेगा। तो π x रखने से डिनोमिनेटर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इसी से काम हमारा चल जाएगा। ये आ गया, दोनों ही आई हैं। अब इनको हम ऐड कर सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलिए ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा 2y फ्रॉम 0 to π, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा x प्लस π x dx, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये यार पानी पिला दो। कोई भी फ़र्क न्यूमरेटर में नहीं पड़ेगा, तो x से x कट जाएगा, 0 से π dx हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक भैया, इतना। अब पाई जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर कर सकते हैं, तो पाई बाहर आ जाएगा, पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब देखिए, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, वो क्या है, क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी हम इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि लिमिट पाई है, और जब हम इसको पाई लिमिट के साथ कंप्यूट करेंगे तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपका आंसर नहीं आएगा। तो 0 से 2a fx dx जो होता है वो आपका एक प्रॉपर्टी होता है, 0 से a fx dx हो जाता है, और प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx के बराबर हो जाता है। ये मीन्स अपने इंटीग्रल को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2a की जगह पर पाई है तो a की जगह पर π/2 आ जाएगा। ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पाई यहीं पर रहेगा, और अंदर जो टूटेगा 0 से π/2 fx dx मीन्स सेम ही, ये fx ऐसे ही उतर जाएगा। और अब जो करना है, x की जगह पर 2a माइनस x रखना है, मीन्स x की जगह पर पाई माइनस x रखना है, और पाई माइनस x रखने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीन्स फिर से यही आ जाएगा। दोनों ही सवाल बहुत ही अच्छे हैं, और इस टाइप के एक सवाल आपको बोर्ड में कन्फर्म है मिलेगा ही मिलेगा। ये हो जाएगा, अब दोनों सेम ही ऐड होके 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसको हम इरेज कर सकते हैं, और ये 2 भी आपका बाहर हो जाएगा 2π, और ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारा इंटीग्रल क्या आ जाएगा, i बराबर 0 से π/2, 0 to π/2, और यहाँ पर पाई बाहर मल्टीप्लाई में है, और इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब आप इसको आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग यूजुअल मेथड। ऐसे केस में क्या करते हैं कि हम डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, और जैसे ही करेंगे ये वाला कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और दूसरा जो आपका बनेगा वो tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे तो ऊपर से स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सही है। अब इस केस में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो हमारा tan x है उसको हम t मान लेंगे, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और इस तरह से न्यूमरेटर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और जो हमारा इंटीग्रल है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा 0 to π/2। अब देखिए यहाँ पर इस लिमिट इसके अकॉर्डिंग भी चेंज होगी, 0 पर t 0 हो जाएगा, लेकिन π/2 पर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो लिमिट हमारा 0 से इन्फिनिटी हो गया, और ये ऊपर dt हो गया,
और ये ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर बाहर कर देते हैं, अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बन गया, तो पाई बाई बी स्क्वायर